दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी और उन हालात के बारे में जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और कुछ मालूमात ले रहे हैं एक किताब से जिसे लिखा है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। अभी पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी हमने कायद-ए-आज़म की सियासी दलेरी और सियासी अज़मत के बारे में। अब बहुत दिलचस्प अगला चैप्टर जो है वो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन एक बात जो नोट की है वो ये है कि जब इन हालात को हम देखते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता 1947 की तरफ बढ़ रहे थे, मुसलमानों के लिए आज़ादी का एक ख्याल पैदा हो रहा था, तो जो कुछ हो रहा था, जो ग्रुप्स कर रहे थे, जो कुछ वहाँ के हालात थे, ब्रिटिश इंडिया जो था जिनका राज था वो जब कर रहे थे, तो बहुत सी आपको ये चीज़ें मिलेंगी जिससे आप कहेंगे कि आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि आजकल हो रहा है। सियासी माहौल बनाया गया है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और कुछ किरदार जो सामने आए हैं। और हैरत की बात यह है कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको खामखा में जो मौजूदा हाल के लोग हैं उनका ख्याल आता है चंदे का। और जिस तरीके से फैशिज्म शुरू हुई है, ये थोड़ा सा उसके साथ मुआवजा कर लें, लगता है कि ये सब कुछ शायद वहीं से सीखा है इन्होंने, या शायद मालूम नहीं, पैदाइशी ये लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं खास तौर पर सहाफियों के खिलाफ और जो भी सच बोले उसके खिलाफ। तो रॉलेट एक्ट जो था 1919 में बनाया गया था। अब आप पूछे कि ये क्यों बनाया गया था, तो जाहिर है कि बनाया गया था अपना जो है कब्जा स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, क्योंकि ये जो कानून था ये उस वक्त की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उन्होंने पास किया था। लिखते हैं, हिंदुस्तानियों ने पहली आलमी जंग में अंग्रेजों की बहुत मदद की थी। उन्हें अपनी कुर्बानियों के इनाम की तवक्को थी। हिंदुस्तानियों को उनकी वफादारी के सिले में रॉलेट एक्ट मिला, यानी उनकी गुलामी की जंजीरों को सख्त तर करने की कोशिश की गई। पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट ने हुकूमत को खतरनाक इख्तियारात दे दिए। इससे पेशतर किसी शख्स मुकदमा चलाए बगैर कैद नहीं किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट की रोज से किसी शख्स को भी कैद किया जा सकता और वो मुकदमा चलाने का मुतालबा नहीं कर सकता। ये एक्ट अंग्रेज बाशिंदों के लिए नहीं था। अंग्रेजों को बगैर मुकदमा चलाए कैद नहीं किया जा सकता था और हिंदुस्तानियों को ये हक हासिल नहीं था। जिन्नाह ने रॉलेट एक्ट की मुखालफत की क्योंकि ये हिंदुस्तानियों को आज़ादी देने के खिलाफ था। उन्होंने ऐलान किया कि किसी शख्स की आज़ादी सल्ब न की जाए जब तक मुकदमा न चलाया जाए, किसी शख्स को कैद न किया जाए। एहतजाज के तौर पर उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे दिया। मुल्क भर में इस काले कानून के तौर पर इसकी मजम्मत की गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग का किस्सा तो सुना होगा, लेकिन शायद सबको याद ना हो। तो जलियांवाला बाग का जो वाकया था वो उस स्याह कानून के खिलाफ मुल्क के बहुत से हिस्सों में मुजाहरे और बगावतें हुई। तब जलियांवाला बाग का वाकया रूनुमा हुआ जिसने अंग्रेजों की बर्बरियत को नंगा कर दिया। जलियांवाला बाग अमृतसर के वस्त में वाक़ है। काले कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए। अंग्रेज जर्नल डायर ने अपने सिपाहियों को नहत्ते हजूम पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तकरीबन 400 आदमी हलाक हो गए और 1200 के करीब जख्मी हुए। ये वाक़या 1919 का है, जुल्म और सितम की तारीख में हमेशा यादगार रहेगा। इसी साल बरतानवी पार्लियामेंट में मॉन्टेगो रिपोर्ट की बुनियाद पर हिंदुस्तान के लिए आईनी इस्लाहात का कानून भी मंजूर हो गया। असल में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है इसको 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था और रिकमेंड ये किया गया था कि लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी अपनी हदूद में रहे, कम रहे थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने उससे उल्टा काम किया और रॉलेट एक्ट जो है वो बना दिया। तो जाहिर है कि उसके बाद तहरीकें भी शुरू हुई, अनरेस्ट तो शुरू होना था। तो तुर्की ने पहली आलमगीर जंग में जर्मनी का साथ दिया था। बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने अपनी फतह के बाद तुर्की के सुल्तान को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने तुर्की के टुकड़े कर दिए और उन्हें माले गनीमत समझकर आपस में तकसीम कर लिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तुर्की के सुल्तान की जिल्लत नाकाबिले बर्दाश्त थी। बरतानिया की इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने की गरज से उन्होंने जून 1921 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस का इजलास तलब किया। इस इजलास में उनके खिलाफ आदम तावन की तहरीक शुरू कर देने का फैसला किया। कांग्रेस ने भी इस तहरीक में सरगर्म हिस्सा लिया। मिस्टर गांधी ने लोगों से मुतालबा किया कि वो खिताबात तर्क कर दें।
سرکاری عدالتوں کا بائیکاٹ کریں۔ اس طرح اسے مسلمانوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ پھیلانے کا موقع مل گیا۔ بہت سے مسلمان لیڈروں، جن میں مولانا محمد علی جوہر شامل تھے، انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی یا کی حمایت کی کہہ لیجیے، لیکن محمد علی جناح نے ایسا نہ کیا کیونکہ وہ اسے ایک سنگین غلطی خیال کرتے تھے۔ انہوں نے گاندھی کو صاف طور پر بتا دیا کہ آپ کا راستہ غلط ہے، میرا راستہ صحیح ہے، آئینی راستہ صحیح راستہ ہے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ صحیح پروگرام ہے تو میں پہلا شخص تھا جو اس کی عملی تائید کرتا۔ بعد میں فرمایا، ان کا پروگرام قوم کو صراط مستقیم کی بجائے ایک گڑھے کی طرف لیے جا رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کانگریس نے حکومت کے در سے عدم تعاون کی تحریک واپس لے لی۔ یہ تسلیم کیا کہ اس تحریک کا شروع کرنا ایک حماقت تھی۔ اس طرح لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جناح عدم تعاون کی تحریک میں شامل نہ ہونے میں راستی پر تھے۔ انہی دنوں مسٹر گاندھی جنوبی افریقہ سے برصغیر آئے اور بڑی تیزی سے اس ملک کی سیاست پر چھا گئے۔ انہوں نے کانگریس کی قیادت سنبھال لی اور اہل ملک کو ایسا متاثر کیا کہ وہ انہیں مہاتما یعنی عظیم روح کہنے لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح واحد سیاستدان تھے جنہوں نے اس وقت مسٹر گاندھی کے کردار کے اصلی روپ کو بھانپ لیا اور ان کی طرز سیاست کو ملک کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ایک مرحلہ پر گاندھی نے یہ بھی کہہ دیا، میں گائے کشی بند کرانے کے لیے تلوار کی نوک پر مسلمان اور عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس قسم کے بیانات نے جناح کو غمزدہ کر دیا۔ تحریک کے خلافت کے بعد مسلم سیاست میں بے حسی پھیل گئی۔ ایک طرف مسلم لیگ مردہ ہو چکی تھی اور دوسری طرف ہندو فرقہ پرستی ہو گئی تھی۔ یہ تو تھا ایک چھوٹا سا تاریخ کا باب۔ آئندہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اور بھی معلومات لے کر آئیں گے۔ آخر میں ایک شعر علامہ اقبال کا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے darpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔